नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जालौर के चौहानों की, और जालौर के चौहानों के साथ ही हमारा चौहान राजवंश भी कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ रियासत। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं प्रमुख वंश। तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि मारवाड़ रियासत में कौन सा राजवंश चला करता था, किस वंश का शासन हुआ करता था। तो साथियों, बात करते हैं मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत मारवाड़ रियासत के अंदर साथियों राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। राठौड़ राजवंश। अब बात करें मारवाड़ रियासत की, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि। और साथियों, बात करें राठौर राजवंश की, तो राजस्थान आने वाली है। राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति। तो साथियों, बात करें मारवाड़ रियासत की, तो मारवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मारवाड़ रियासत के अंदर राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। तो बात करें राठौड़ों की, तो राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति है ये जो राठौड़ है, ये राजस्थान आने वाली अंतिम जाति है। अब साथियों, जब हमने चौहान राजवंश बढ़ा था तो सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति देखी थी। तो यहां भी हम बात करें राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम किसी एक से राय मांगते हैं तो 10 अपनी राय देने वाले आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर रायचंद और ज्ञानचंद भरे पड़े हैं हमारे। एक से सलाह मांगेंगे तो 10 अपनी राय देंगे। तो वैसे ही अगर बात करें राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर, तो 2 मत हैं जो हमारे इन पे सही है, जिनसे माना जाता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। राठौड़ों की उत्पत्ति। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें तो 2 मत है जो एकदम उत्पत्ति को लेकर सही सही बैठते हैं। पहला मत देते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और इन कर्नल जेम्स टोड के समर्थन में आते हैं मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी। और इनके समर्थन में एक और आते हैं पृथ्वीराज रासू, जो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासू। और ये राठौड़ों की उत्पत्ति बताते हैं कन्नौज से। और कन्नौज है हमारे यूपी में। कन्नौज यूपी। अब ये यूपी से आए थे तो किस वंश के थे, तो ये बताते हैं गढ़वाल वंश के। गढ़वाल वंश। अब हमारा दूसरा मत देते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और शर्मा जी बताते हैं कि राठौड़ है वो दक्षिणी भारत से आए थे। दक्षिणी भारत, कर्नाटक से। कर्नाटक से राष्ट्रकूट वंश के थे ये। अब साथियों, बात करें राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर, तो अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। लेकिन जो पहले 2 मत हैं स्टार्टिंग के,
जैसे हम गीत वगैरह गाने के लिए जब औरतें जाती है तो उनमें आपने देखा होगा कि जो गीत स्टार्ट करती है वो एक औरत करती है, फिर बाकी तो उनके पीछे पीछे बोलने लग जाती है। अगर कोई भी गीत की एक लाइन स्टार्ट करेगी तो एक औरत पहले शुरुआत करेगी, उसके बाद वो जो होती है वो पीछे पीछे बोलती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी रायचंद और ज्ञानचंद बहुत है, तो इनकी उत्पत्ति को लेकर सबने अपनी अपनी बात कही है। लेकिन जो पहले वाले दो मत हैं हमारे राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर, तो पहला मत देते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनका समर्थन में मुनोत नैणसी और पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की रचना है, ये बताते हैं कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो कन्नौज से हुई है, कन्नौज से आए हैं राठौड़ और गढ़वाल वंश के हैं। फिर दूसरा मत है वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि ये दक्षिणी भारत कर्नाटक से आए हैं और इनका जो वंश है वो राष्ट्रकूट वंश के थे ये। तो साथियों यहाँ बात की हमने राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर दो मत की, तो एक बार साथियों यहाँ तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं इन दोनों मत की। अब साथियों बात करें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मत की और कर्नल जेम्स टोड के मत की। तो साथियों हमारे जो इंडिया है, भारत, तो साथियों ये हो गया हमारे भारत। तो पहले भारत में मौर्यों का शासन हुआ करता था। किसका? मौर्यों का। और जब मौर्यों का पतन होता है तब उसके बाद गुप्त आ जाते। अब साथियों पहले मौर्यों का शासन हुआ करता था, जब मौर्यों का पतन हो गया उसके बाद गुप्त आए। और ये जो मौर्य और ये गुप्त ये क्या करते थे, ये जो उत्तरी भारत है इसको बांध कर रखा करते थे। लेकिन इनके बाद जो अगला शासक आता है वो एक वर्धन वंश का शासक आता है, हर्षवर्धन, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करता है। अगला शासक कौन आता है? हर्षवर्धन। जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। जो हर्षवर्धन है, जो वर्धन वंश का था, यह डाकी क्या करता है 41 वर्ष तक यहां शासन करता है, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। और जो पहले मौर्य और गुप्त थे उनकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी और ये उत्तरी भारत को बांध कर रखते थे। लेकिन जब हर्षवर्धन आ जाता है तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। और कन्नौज कहां है? हमारे यूपी के अंदर, यहां है हमारे कन्नौज। कन्नौज। और अब जो ये हर्षवर्धन है इसने अपनी राजधानी है वो कन्नौज को बना ली और कन्नौज को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया था इसको व्यावसायिक रूप से, हर तरीके से, कि जो बाकी वंश के जो राजा महाराजा थे उनकी सबकी निगाह है वो यहाँ कन्नौज पर थी। अब हर्षवर्धन का जब अंत होता है तो इसके बाद एक आयुध वंश आता है। अगला कौन सा आता है? आयुध वंश। आयुध वंश। और इस आयुध वंश में दो भाई हुए थे, एक का नाम था इंद्रायुध और दूसरे का नाम था चक्रायुध। अब ये जो इंद्रायुध और चक्रायुध है ये दोनों गधे थे, इनको शासन करने का पता नहीं था कि कैसे शासन किया जाता है, कैसे राज व्यवस्था संभाली जाती है। तो ये दोनों के बीच में जब इंद्रायुध है वो राजगद्दी पर बैठता, शासन संभालता, तो चक्रायुध इसे हटाकर खुद शासन संभाल लेता, खुद राजगद्दी पर बैठ जाता। जब चक्रायुध बैठता तो ये इंद्रायुध हटा देता था। ये दोनों गधे ऐसे लड़ रहे थे जबकि कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन के बाद। और जो और बाकी राजा महाराजा है उनकी सबकी निगाह है वो कन्नौज पर थी, क्योंकि कन्नौज बहुत ज्यादा डेवलप था। तो साथियों यहां पे हमारे एक पाल वंश हुआ करता था, यहां पर हमारे पाल वंश था। और जो गोपीनाथ शर्मा ने बताया राष्ट्रकूट वंश वो यहां पे था हमारे, राष्ट्रकूट। और जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी राजधानी थी मान्यखेत। और इधर पाल वंश का जो शासक था वो था धर्मपाल। और इधर हमारे यहां राजस्थान में प्रत्यार वंश था।
प्रतिहार वंश, और इसका जो राजा था वो था वत्सराज। अब साथियों हर्षवर्धन है वो 41 साल तक शासन करता है और अपनी राजधानी कन्नौज को बना लेता है, और कन्नौज को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया था हर्षवर्धन ने व्यवसायिक रूप से, हर तरीके से। तो जो राजा महाराजा होते हैं जैसे ये पाल था, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट था, इन सब की निगाह कन्नौज पर थी, क्योंकि पहले जो टैक्स वगैरह से मतलब होता था, जो सबसे ज्यादा टैक्स है वो कन्नौज से ही मिलता था। और लेकिन हर्षवर्धन के बाद जो कन्नौज के शासक थे वो एक वंश आया था आयुध वंश, उसके दो, एक तो इंद्रायुध और चक्रायुध दोनों थे, जो दो भाई थे, लेकिन इनको शासन करना, राज व्यवस्था संभालनी नहीं आती थी। जब इंद्रायुध शासन करता और राजगद्दी पर बैठता तो चक्रायुध उसे हटा देता और खुद बन जाता, जब चक्रायुध बैठता तो इंद्रायुध उसे हटा दिया करता था। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब की निगाह तो थी कन्नौज पर, तो ये जो पाल वंश नहीं है क्या, धर्मपाल, ये क्या करता है, कन्नौज पर आक्रमण कर देता है, अटैक। तो साथियों ये क्या करता है, धर्मपाल यहां से जाता है हर्षवर्धन के बाद, जब ये दोनों होते हैं, और यहां पर आक्रमण करके क्या करता है, इसको इंद्रायुध को तो हटाता है और चक्रायुध को शासन संभाल दिया, इसको शासक बना दिया, और कहा कि जो अब कन्नौज है उस पर पाल वंश का अधिकार है, तो चक्रायुध तो यहाँ का शासन संभालेगा, और यहाँ से जो भी टैक्स वगैरह वसूल होगा वो सारा इकट्ठा करके वो तुम मेरे को देगा। तो अब जब ये बात प्रतिहार वंश वालों को पता चलती है कि पाल वंश के धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, तो ये प्रतिहार वंश वाला जो वत्सराज था ये क्या करता है, ये भी इधर से जाता है और कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। इसने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और ये क्या करता है, चक्रायुध को हटाकर और इंद्रायुध को वापस बना देता शासक, और कहता है कि अब यहाँ पे कन्नौज में प्रतिहार वंश का अधिकार है, तो यहाँ से जो टैक्स वगैरह वसूलेगा तू वो हम मेरे को देगा। वत्सराज ने यहाँ पे अधिकार कर लिया कन्नौज के अंदर। अब ये बात जब राष्ट्रकूट वंश वालों को पता चलेगी प्रतिहार वंश जो वत्सराज है उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, तो ये भी यहाँ से चलते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि यहाँ पर एक पहाड़ी थी, इनके जाने के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ पे पहाड़ी थी। तो ये बेचारे क्या करते हैं, राष्ट्रकूट वाले यहाँ से चलते हैं, इन पहाड़ियों पे चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते उतरते इधर से कन्नौज पहुंचे। अब जब यहाँ कन्नौज में जाके यहाँ पे आक्रमण किया, और वत्सराज है प्रतिहार वंश का जो शासक था उसको पकड़ के अच्छे से धोया, तो ये तो भागे यहाँ से। और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश वालों ने क्या किया, यहाँ पे कन्नौज पे अधिकार कर लिया, और कन्नौज पे अधिकार करके इन्होंने शासक नहीं बदला, इन्होंने इंद्रायुध को ही रखा कि तू यहाँ का शासन संभाल, तू ही रहे, तेरे को नहीं हटाएंगे हम, लेकिन यहाँ से जो टैक्स वगैरह वसूलेगा, अब यहाँ कन्नौज पर राष्ट्रकूट वंश का अधिकार है, तो ये जो टैक्स वगैरह ये तू हमें देगा। तो अब जो राष्ट्रकूट वंश वाले वो इधर कन्नौज पर अधिकार करके इंद्रायुध को शासन संभाल के वापस आ जाते हैं। अब ये बात जब पाल वंश वाले को फिर से पता चलती है कि अब राष्ट्रकूट वंश का अधिकार हो गया कन्नौज पर, तो ये यहाँ से वापस जाता है धर्मपाल और वापस करता है यहाँ पे अटैक। ये वापस गया यहाँ से और वापस कन्नौज पर। अब इसने वापस अधिकार करके क्या किया, चक्रायुध को तो हटाया और वापस चक्रायुध को बना दिया इंद्रायुध को हटाकर, और कहा कि वापस यहाँ पे पाल वंश का अधिकार है, अब टैक्स वगैरह तुम मेरे को देगा, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश वालों को नहीं देगा। तो अब जब वापस वत्सराज को पता चले कि पाल वाला जो धर्मपाल है, पाल वंश वाला, वो वापस आ गया है, तो ये पहले तो भाग गया था यहाँ से जब राष्ट्रकूट वालों ने इसको धोया था तब, लेकिन ये वापस आ जाता है और वापस आके वापस अधिकार कर लेता है। तो वत्सराज ने क्या किया, वापस अधिकार कर लिया, वापस अधिकार करके चक्रायुध को हटाकर और वापस इसको बना दिया इंद्रायुध को, कि अब यहाँ का शासन तू संभालेगा। चक्रायुध को हटाते हैं और यहाँ का टैक्स वगैरह वो प्रतिहार वंश को देगा। वत्सराज बोलता है कि मुझे देगा यहाँ का टैक्स वगैरह, मेरा अधिकार है यहाँ पर अब कन्नौज के अंदर। तो अब जब ये बात वापस राष्ट्रकूट वंश वालों को पता चली, तो ये क्या करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ से कि वत्सराज वापस आ गया प्रतिहार वंश वाला। इनके बेचारों की वही प्रॉब्लम, ऊपर नीचे इन पहाड़ियों से जाते हैं और यहाँ पर करते हैं कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज पर अधिकार करके इन्होंने फिर से शासक नहीं बदला, इंद्रायुध को ही रखा कि तू ही रहेगा, लेकिन टैक्स वगैरह वो राष्ट्रकूट वंश वालों को देगा। अब इधर क्या होता है, जब ये राष्ट्रकूट वंश वाले कन्नौज जाते हैं ना आक्रमण करने के लिए, और तो पीछे के चोल चालुक्य वगैरह थे ना, आम आदमी वगैरह, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, इनकी जो राजधानी थी मान्य खेत, इस पर अधिकार कर लेते हैं। मान्य खेत पर अधिकार कर लिया। अब ये जब इनको राष्ट्रकूट वंश वालों को पता चलती है कि हम इधर गंगा लूटने के लिए आए थे और पीछे तो हमारी गंगा लूट गई, हमारी जो राजधानी है उस पर चालुक्यों ने जो है उन्होंने यहाँ पे चोला वगैरह जो भी थे वंश थे, उन्होंने है ना अधिकार कर लिया है। तो ये क्या करते हैं बेचारे, वहां से दौड़कर वापस आते हैं राष्ट्रकूट वंश वाले,
और ये वस्त्रराज है, इस राष्ट्रकूट वंश वालों ने इसको इतना धोया कि अब की बात तो इंडिया छोड़ के चला गया था, भाग गया था यहां से। तो ये वापस आकर इनकी जो राजधानी थी मान्यखेत, इस पर अधिकार करते हैं। अब साथियों इन्होंने सोचा राष्ट्रकूट वंश वालों ने कि बार बार जाते हैं, ये जो पहाड़ियां हैं इन पर चढ़ते हैं उतरते हैं, ऐसे आने जाने में तो हमें बहुत समय लगता है, कितनी बार जाकर हम आक्रमण करेंगे, कितनी बार जाकर हम अधिकार करेंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने कुछ सेनापति सैनिक थे उनको परिवार सहित ही यहाँ कन्नौज के अंदर एक गांव था गढ़वाल गांव, उसके अंदर छोड़ दिया रहने के लिए कि कोई भी आए ना तो तुम यहां से ही देख लेना, परिवार सहित यहीं रहो इस गांव के अंदर, और यहां पर हमारे राष्ट्रकूट वंश का ही अधिकार होना चाहिए कन्नौज के अंदर। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रकूट वंश वाले, यहाँ एक गांव था कन्नौज में गढ़वाल गांव, और गढ़वाल गांव में परिवार सहित रहने लगे, तो ये क्या कहलाया, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश। अब साथियों जो राष्ट्रकूट वंश के जो सेनापति सैनिक थे उनको परिवार सहित इन राष्ट्रकूट वंश वालों ने क्या किया, यहाँ कन्नौज के अंदर एक गांव था गढ़वाल गांव, उसके अंदर छोड़ दिया कि तो यहाँ पे रहकर कन्नौज की सुरक्षा करो, यहाँ पर हमारा ही अधिकार रहना चाहिए। और जो यहाँ का शासक था वो इंद्रयुध को ही बनाकर रखा और इससे टैक्स वगैरह ले लिया करते थे। तो साथियों जब गढ़वाल गांव में गए थे परिवार से, जो सैनिक थे सेनापति थे, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सही, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, जनसंख्या तो बढ़ेगी, तो वो बढ़ते 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 गए आगे। ऐसे करते करते जो गढ़वाल गांव में रहने के कारण ही वो गढ़वाल वंश कहलाया आगे चलकर। अब मैंने बताया था आपको कि गढ़वाल वंश में एक शासक हुआ था जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री थी संयोगिता, चौहान राजवंश पढ़ रहे थे तब मैंने चर्चा की थी, जिसका पृथ्वीराज है वो अपहरण करके शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो उसी जयचंद का एक वंशज था। यहाँ का गढ़वाल का कौन था, शासक था जयचंद, जयचंद गढ़वाल। अब इसका एक वंशज था, और इस वंशज का नाम था सेतराम, और सेतराम के भाई 100 पुत्र थे। हाँ जो सेतराम है जयचंद का वंशज था, इसके 100 पुत्र थे। चौंकने वाली बात नहीं है, पहले 10-12 रानियां हुआ करती थी तो 8-10 का एवरेज आ जाया करता था, तो अब इसके 100 पुत्र थे। अब जब इसके 51वां पुत्र होता है, कौन सा 51वां, साथियों इसका 51वां पुत्र जब हुआ तो इसका जो पंडित था इसके महल में रहा करता था, इसने अपने पंडित को कहा कि पंडित जी आज जो रानी है उसके डिलीवरी हो सकती है, तो आप यहीं महल में रुक जाना और टाइम वगैरह देख लेना, जब भी डिलीवरी हो तो जो उनकी जन्म कुंडली वगैरह नाम वगैरह है वो बना लेना। तो अब जो पंडित है उसने शादी ब्याह का माहौल चल रहा था तो सावे ले रखे थे, तो पंडित ने सोचा कि जरूरी है क्या डिलीवरी आज होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो, लेकिन वो उधर थक जाएंगे सावे वगैरह, 2 रुपए की जो ध्यान है वो खराब हो जाएगी। तो ये क्या करता है पंडित, अपने बेटे को छोड़ देता है यहाँ पे, अपने पुत्र को, कि तू आज यहाँ पे महल में रुक जा और आराम से सो जाना, जब डिलीवरी हो जब बच्चा हो तब चंद्ररेखा को देखकर एक लाइन खींच देना। तो अब इधर जो महल के अंदर है वो ब्राह्मण का उस पंडित का पुत्र रहता है, लेकिन वो सो जाता है खा पी कर एकदम मस्त तरीके से। उसने भी सोचा जरूरी थोड़ी यार डिलीवरी होगी या नहीं होगी, लेकिन रात को जब उस रानी की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा होता है 51वां पुत्र सेतराम का, तब दासी आकर उस पंडित के बेटे को जगाती है, अरे उठ तूने लाइन खींची कि नहीं खींची। उसने कहा डिलीवरी हो गई, कहा हाँ हो गई, 15-20 मिनट हो गई हो डिलीवरी हो गई, लेकिन तूने लाइन खींची नहीं खींची। तो वो जो ब्राह्मण का जो लड़का था उस पंडित का बेटा वो कहता है देख ना तेरे बाप का जा रहा कुछ ना मेरे बाप का जा रहा, किसी को बताना मत, लाइन तो अब खींच देते हैं। तो उसने क्या किया, लाइन खींच दी एक चंद्ररेखा को देखकर। अब दूसरे दिन जब पंडित आता है तो पंडित आके क्या करता है, ये लाइन को देखता है कि डिलीवरी होगी, लाइन खींच दी थी, उस लाइन को देखकर जन्म कुंडली वगैरह बना देता है, और जन्म कुंडली वगैरह बनाकर इस सेतराम को कहता है कि सेतराम जी जो आपका 51वां पुत्र है वो बहुत ही है शुभ है, अगर आपने उसका चेहरा देख लिया, उसका मुंह देख लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका सिंहासन है वो छिन जाएगा। तो ये सेतराम कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो ये अपने जल्लादों को बुलाता है और कहता है जाओ इस बच्चे को ले जाओ और जंगल के अंदर मार के फेंक दो, ठीक है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी अपने घर की फैक्ट्री है और टाइगर अभी जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे और हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, अपने जल्लादों को बुलाकर इस 51वें पुत्र को उन्हें सौंप देता है और कहता है जंगल के अंदर जाके इसको फेंक दो, मार दो। लेकिन ये जल्लाद है
वो एक दिन के बच्चे को जब देखते हैं तो उसको दया आ जाती है उनको, तो वो क्या करते हैं कि अपन क्यों पाप ले, क्यों मारे इसको। तो वो एक शेर की गुफा के आगे उसको रख कर आ जाते हैं कि शेर आएगा और इसे खा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जलाते, वो उसको गुफा के आगे रख कर आगे, और वो बच्चा क्या करता है, लुढ़क के और उस गुफा के अंदर चला जाता है। और उस गुफा के अंदर शेरनी ने तभी 4 बच्चों को जन्म दिया था। तो शेरनी जब देखती है तो सोचती है ये भी अपना ही प्रोडक्ट है, तो उसे भी अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब जो 51वां पुत्र था उन शेरों के बच्चों के साथ ही खेला, बड़ा हुआ, दूध पिया, जो शेरनी का ही दूध पिया उनके साथ ही बड़ा होता है। अब इधर जो हमारे मारवाड़ था, मारवाड़ के अंदर जो लोग थे वो व्यवसाय करने के लिए, काम करने के लिए यहाँ कन्नौज जाया करते थे, क्योंकि कन्नौज है वो बहुत ज्यादा डेवलप था। तब जब, क्योंकि मारवाड़ में अकाल पड़ा करता था, अब जब मारवाड़ में अकाल पड़ता है तब वो उधर काम करने के लिए कन्नौज जाते हैं। तो ब्राह्मण जाते हैं तो वो वहां पे देखते हैं कि जंगल के अंदर 5 शेर लड़ रहे हैं। तब एक ने पीछे से लगाया कि ध्यान से देख, एक तो 15-16 साल का बच्चा है हमारे जैसा ही, जो शेरों के साथ लड़ रहा है। अब ये जो पंडित है, जो पाली के पंडित थे, पालीवाल, कौन से पंडित थे, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। अब ये जो पालीवाल ब्राह्मण है वो जब उसको देखते हैं कि 5 शेर लड़ रहे हैं, तब एक ने पीछे से कहा, एक लगाया और कहा देख 4 शेर है और एक हमारे जैसा ये 15-16 साल का बच्चा जो शेरों के साथ लड़ रहा है। तो ये क्या करते हैं, कन्नौज जाते हैं और कन्नौज जाकर सेतराम को कहते हैं कि सेतराम जी, आपका जो राज्य है कन्नौज है वो बहुत ही महान है, क्योंकि यहाँ पर 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं वो शेरों के साथ लड़ते हैं। तो सेतराम कहता है अच्छा यह बात है। अब वहीं जल्लाद खड़े थे, उनके हाथ और पैर कांपने लग गए कि अब पकड़े जाएंगे। ये वही 51वां पुत्र है जिसे हम गुफा के आगे छोड़ के आ गए थे, और वो अंदर चला गया था लुढ़क के गुफा के, और वही उन शेरों के साथ बड़ा हुआ है, तो वही शेरों के साथ लड़ रहा है। तो वो हाथ जोड़ के सेतराम जी कहते हैं कि महाराज ये गलती हो गई कि आपका जो 51वां पुत्र था आपने उसे मारने के लिए कहा था, लेकिन हमें दया आ गई, हमने मारा नहीं, उसको शेर की गुफा के आगे छोड़ दिया था और वही लुढ़क के अंदर चला गया, और वही लड़का है जो शेरों के साथ लड़ रहा है। तो अब इधर से दासी आती है और वो कहती है कि महाराज मुझसे भी ये गलती हो गई। तो सेतराम जी ने कहा कि तू भी बता तेरे से क्या गलती हुई है। तो उसने कहा महाराज जब आपका ये 51वां पुत्र हुआ था तब जो ब्राह्मण है, पंडित है, उसका बेटा सो गया था, उसने लाइन सही नहीं खींची थी, मैंने 15-20 मिनट बाद में आके उसको जगाया, तब उसने चंद्ररेखा को देखकर लाइन खींची थी, तो उसकी जो जन्म कुंडली बनी थी वो गलत थी। और सेतराम जी सोचता अच्छा रे ये बात है, तुमने तो सबने मिलकर मेरी फील्डिंग लगा रखी है। तो वो वापस पंडित को बुलाता है और कहता है कि पंडित जी 15-20 मिनट का टाइम आगे पीछे कर वापस जन्म कुंडली बनाओ। तो पंडित है वो 15-20 मिनट का आगे पीछे टाइम करके वापस जन्म कुंडली बनाता है और बना के कहता है कि सेतराम जी जो आपका 51वां पुत्र है वो बहुत महान है, वो आपका नाम रोशन करेगा, एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, आप उसे लेकर आओ। तो अब जो सेतराम है, जो पंडित है, उसने उसकी कुंडली बनाई 15-20 मिनट आगे पीछे करके और बताया कि जो आपका 51वां पुत्र था वो बहुत महान है, वो आपका नाम रोशन करेगा, एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, और अगर गुरुकुल पॉइंट पर आपको पढ़ा जाएगा तो उसी 51वें पुत्र की वजह से ही पढ़ा जाएगा। तो साथियों देख लो, अगर हम हमारे गुरुकुल पॉइंट पर आज सेतराम को पढ़ रहे हैं तो उसी 51वें पुत्र की वजह से पढ़ रहे हैं। तो साथियों जो सेतराम है वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ। तो अब जब वो जाते हैं सैनिक उस बच्चे को लेकर आते हैं, तब उसको देखा, उसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल हो रखे, ठीक है, बोलना आता नहीं है उसको, हूं हाँ करता है, क्योंकि शेरों के साथ रहता था तो वही भाषा होगी, वैसे ही हूं हाँ करने लग गया। अब सेतराम है वो कहता है पहले तो इसको पार्लर लेके जाओ और इसको आदमी का रूप दो, इसके बाल वाल कटवा कर। अब उसको पार्लर लेके जाते हैं, इंसान का रूप देते हैं। अब सेतराम है वो क्या करता है, अपने इस 51वें पुत्र को पाकर इसका नाम भी रख देते हैं, क्योंकि शेरों के साथ रहता था, शेरों के साथ खेलता था, शेरों के साथ बड़ा हुआ था, तो इस 51वें पुत्र का नाम रख दिया सिंहा। क्या नाम रखा इसका, सिंहा। इसका नाम रख दिया सिंहा। अब सेतराम है वो अपने इस 51वें पुत्र सिंहा को पाकर बड़ा ही खुश होता है, और जो सेतराम है वो इन पालीवाल ब्राह्मणों को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा 51वां पुत्र सिंहा मुझे मिल गया, अब मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये पालीवाल ब्राह्मण है, ये कहते हैं कि महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें एक पुत्र दे दो आपका, उसे हम अपना राजा मान लेंगे, राजा स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हमारे मारवाड़ में जो हमारे आक्रमणकारी हैं मुस्लिम है, वो हमारी गाय वगैरह छीन के ले जाते हैं लूट के, और हमें बहुत परेशान करते हैं। तो अगर आपका एक पुत्र हमें दे दोगे तो हम उसे अपना राजा मान लेंगे और वो हमारी रक्षा करेगा, सहायता करेगा।
तो सेतराम कहता है कि मेरे 100 पुत्र हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे ना, जो पुत्र चाहिए वो ले जाओ, मेरे तो घर की फैक्ट्री है और टाइगर अभी जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे और हो जाएंगे। तो ये पालीवाल ब्राह्मण सोचते हैं कि ये जो सिया है ये शेरों के साथ लड़ सकता है, तो ये क्या आक्रमणकारियों के साथ, उन मुस्लिमों के साथ नहीं लड़ सकता क्या? इससे अच्छी सहायता, इससे अच्छी रक्षा हमारी कोई नहीं कर सकता। तो पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं कि हमें तो ये आपका 51वां पुत्र सिया ही चाहिए। तो जब सेतराम है वो कहता है कि देख सिया, तुझे इन पालीवाल ब्राह्मणों के साथ जाना है और इनकी सहायता करना, ठीक है, और नए राजवंश की स्थापना कर, तू जो भी करना चाहता है वो कर। तो अब जो सिया है वो पालीवाल ब्राह्मणों के साथ मारवाड़ आता है और मारवाड़ में आकर राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। ये पालीवाल ब्राह्मण थे, इन्होंने इसे अपना राजा स्वीकार कर लिया था। तो ये सिया है, यही राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। तो साथियों, पहले मैंने बताया था आपको कि कन्नौज है, उस पर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के हो रहे थे। अब राष्ट्रकूट वंश के जो लोग थे वो तो यहाँ गढ़वाल गांव में रहने लगे थे, और गढ़वाल गांव में रहने के कारण वो कौन सा वंश हुआ? गढ़वाल वंश हुआ। तो जो हमारे कर्नल जेम्स टोड है, मुणोत्तनैण सिंह है और पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रवदाई की रचना, उनके अनुसार जो राठौड़ है उनकी उत्पत्ति कन्नौज से है। तो कन्नौज से हुई ना गढ़वाल वंश से, लेकिन ये राष्ट्रकूट वंश के तो थे, जो गढ़वाल गांव में रहने के कारण गढ़वाल वंश कहलाया था। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि राष्ट्रकूट वंश कहते दक्षिणी भारत से, कर्नाटक से। तो साथियों वही बात है, अगर हम इनको गढ़वाल वंश से मानेंगे कि गढ़वाल वंश के थे और कन्नौज से आए थे, तो वो भी सही है। गढ़वाल वंश में जयचंद था, जयचंद का वंश सेतराम, और सेतराम का ही बेटा था सिया है वो, और सिया ही राठौड़ों का संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। और अगर गोपीनाथ शर्मा के हिसाब से देखें हम कि राष्ट्रकूट वंश के, तो वो भी सही है, क्योंकि जो गढ़वाल गांव में जो लोग थे, वो गढ़वाल वंश हुआ था, वो राष्ट्रकूट वंश के ही थे। और साथियों इधर इन प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वालों का जो ये संघर्ष चला था कन्नौज पर लेकर, ये 150 वर्षों तक चला था, और इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। कितनी वर्षों तक चला? ये चला था 150 वर्षों तक, 150 वर्षों तक, और इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष। तो साथियों, जो अगर हम राठौड़ों की उत्पत्ति की बात करें, तो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो हमारे कन्नौज से, गढ़वाल वंश से है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, मुणोत्तनैण सिंह के और पृथ्वीराज रासो के अनुसार। और अगर गोपीनाथ शर्मा की बात करें, शर्मा जी की, तो शर्मा जी के अनुसार राष्ट्रकूट वंश से। तो ये दोनों ही मत सही है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो राष्ट्रकूट वंश से हुई है और गढ़वाल वंश से है, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश वाले ही गढ़वाल वंश थे, गढ़वाल गांव में रहने के कारण ये गढ़वाल वंश कहलाया था। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर आगे बात करते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर, और विद्वानों के अलग अलग मत है। तो साथियों बात करें कि अब राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर और विद्वानों ने अपने क्या मत दिए हैं। तो साथियों अब राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर और मत की बात करें, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी थे। अगला मिलता है गौरीशंकर ओझा के अनुसार, गौरीशंकर ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़, बदायूं के राठौड़ों की बदायूं के राठौड़ों के वंशज थे और इनको चंद्रवंशी मानते हैं।
अगले की बात करें तो साथियों बाटो और चारणों के अनुसार बाटो और चारणों के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतानें थे। दूसरा साथियों मारवाड़ ताम्रपत्रों के अनुसार, मारवाड़ ताम्रपत्रों के अनुसार राठौड़ चंद्रवंशी थे। और साथियों राठौड़ों की उपाधि की बात करें, इनकी उपाधि भी है, राठौड़ों की उपाधि, तो इनकी उपाधि है कमदज। अगला साथियों राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। अब साथियों बात करें राठौड़ों की उत्पत्ति की, तो मैंने आपको दो मत बताए थे। पहला मत कर्नल जेम्स टोड के अनुसार और उनके समर्थन में मुणोत नैणसी और पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की रचना है, वो बताते हैं कि जो राठौड़ है वो कन्नौज से आए थे, यूपी से, गढ़वाल वंश के थे। दूसरा हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि वो दक्षिणी भारत कर्नाटक से आए थे, राष्ट्रकूट वंश के थे। उन दोनों मत की चर्चा हमने की, बात हमने की, कहां तक सही है वो दोनों मत, तो हमने वो देख लिया था। अब आगे बात करें राठौड़ों की उत्पत्ति को, तो कर्नल जेम्स टोड है वो राठौड़ों को सूर्यवंशी बताते हैं कि जो राठौड़ है वो सूर्यवंशी थे। फिर गौरीशंकर ओझा के अनुसार जो मारवाड़ के राठौड़ हैं वो बदायूं के राठौड़ों के वंशज थे और इनको चंद्रवंशी मानते हैं। फिर अगला बाटो और चारणों के अनुसार जो जाति होती है, भाट और चारण जातियां होती है, तो बाटो और चारणों के अनुसार जो राठौड़ है वो हिरण्यकश्यप की संतानें थे। अगला है मारवाड़ के ताम्रपत्रों के अनुसार जो राठौड़ है वो चंद्रवंशी थे। फिर राठौड़ों की उपाधि मिलती है हमें कमधज, और राठौड़ है वो खुद को सूर्यवंशी मानते हैं। तो साथियों यहाँ बात क्लियर होती है हमारे राठौड़ों की उत्पत्ति की, कि राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई थी। तो राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो गढ़वाल वंश कन्नौज से है, चाहे उसे राष्ट्रकूट वंश के मान लो, चाहे उसे गढ़वाल वंश के मान लो। जो गढ़वाल वंश है वो भी राष्ट्रकूट वंश से हुआ था। तो साथियों यहाँ क्लियर होते हैं हमारे राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर जो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। सारे मत हमने साथियों एक एक करके देख लिए। अब बात करते हैं राठौड़ों के संस्थापक की, मूल पुरुष की, आदि पुरुष की, राव सिंह की। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों बात करें राव सिंह की। तो साथियों सबसे पहली बात मिलती है इसके 1240 ईस्वी के आसपास, 1240 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए
पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आया। अगली बात है साथियों, इसने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया। खेड़ बाड़मेर। अगली बात मिलती है साथियों इसकी सिंध आक्रमणकारी। सिंध आक्रमणकारी मारूलाखा। मारूलाखा को पराजित करके सोलंकियों, इसने सोलंकियों की सहायता की। देखो साथियों, जो रावसिया है उसने मारूलाखा जो सिंध आक्रमणकारी था उसे पराजित किया, और जो सोलंकी है उनकी सहायता की, और इनकी सहायता करके सोलंकियों की राजकुमारी थी, क्या थी? राजकुमारी। और इस राजकुमारी का क्या नाम था? पार्वती देवी। और इस पार्वती देवी से जो रावसिया है साथियों, जो रावसिया है वो सिंध आक्रमणकारी मारूलाखा को पराजित करता है, सोलंकियों की सहायता करता है, और इसको पराजित करके जो सोलंकियों की राजकुमारी थी पार्वती देवी उससे विवाह करता है। तो ये क्या हो गया? रावसिया वेड्स। रावसिया वेड्स पार्वती देवी। तो साथियों, जो रावसिया है वो पार्वती से विवाह करता है। अगली बात करें तो ये राठौड़ों का संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष। अगली बात मिलती है साथियों इसकी 1273 ईस्वी में बिट्ठू पाली के अंदर क्या करता है? मुस्लिमों के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। वीरगति को प्राप्त हो गया। और साथियों ये जो बिट्ठू पाली है 1273 ईस्वी में बिट्ठू पाली में, यहां ही इसकी रावसिया की छतरी है। अगर रावसिया की छतरी पूछ ली जाए तो बिट्ठू पाली के अंदर। तो साथियों बात करें रावसिया की, तो रावसिया है वो 1240 ईस्वी के आसपास मैंने आपको बताया था कि जो रावसिया है वो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए, पालीवाल ब्राह्मणों के साथ ही कन्नौज से मारवाड़ आता है। ये जो पाली के ब्राह्मण थे ये, तो रावसिया है वो 1240 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आया, और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी है वो खेड़ बाड़मेर को बनाया। फिर अगली बात मिलती है कि सिंध आक्रमणकारी मारूलाखा है उसको पराजित करके सोलंकियों की सहायता की, और सोलंकियों की राजकुमारी थी पार्वती देवी। तो ये रावसिया उससे शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, रावसिया वेड्स पार्वती देवी। अगली बात मिलती है साथियों जो राठौड़ों का
जो रावसिया है वो राठौड़ों का संस्थापक है। अगर आदि पुरुष पूछ लिया जाए तो भी रावसिया है। मूल पुरुष अगर इनके राठौड़ों की जड़ पूछ ली जाए तो वो भी रावसिया है। फिर 1273 ईस्वी में बिट्ठू पाली के अंदर ये मुस्लिमों के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि साथियों जो पालीवाल ब्राह्मण थे इनकी सबसे मोटी बीमारी क्या थी, सबसे बड़ी परेशानी क्या थी कि ये मुस्लिम वगैरह जो आक्रमणकारी थे ये इनकी जो गाय वगैरह ये लूट के ले जाते थे, इनसे धन वगैरह छीन कर। तो जो रावसिया वो इनकी सहायता के लिए ही तो आया था मारवाड़ के अंदर। तो ये मुस्लिमों के विरुद्ध जो गायों को ले जा रहे थे तो ये क्या करता है, मुस्लिमों के विरुद्ध गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और रावसिया की अगर छतरी की बात करें तो ये बिट्ठू पाली के अंदर ही है 1273 ईस्वी में ही। तो साथियों 1273 में बिट्ठू पाली के अंदर यहाँ रावसिया की छतरी है और मुस्लिमों के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए यह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो। फिर रावसिया के बाद अगला शासक आता है राव आसनाथ, तो उसकी बात करते हैं। साथियों बात करते हैं रावसिया के बाद अगला शासक, और अगला शासक आता है हमारे राव आसनाथ। अब साथियों राव आसनाथ की बात करें तो 1291-92 ईस्वी में मुस्लिमों के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त। तो साथियों जो रावसिया के बाद अगला शासक आता है वो हमारे राव आसनाथ है। और अगर राव आसनाथ की बात करें तो 1291 और 92 ईस्वी के अंदर यह मुस्लिमों के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और रावसिया की इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती, इसकी खास विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना मिलता है जो राव आसनाथ है इसका जो ये शासक है, ये रावसिया के बाद अगला शासक राव आसनाथ होता है। और इसकी यह जानकारी मिलती है कि 1291 और 92 ईस्वी में मुस्लिमों के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो साथियों आज की क्लास में हमने बात की मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत के अंदर राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था, राठौड़ राजवंश चला करता था। और बात करें मारवाड़ रियासत की तो मारवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राठौड़ राजवंश की बात करें ये राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति है। फिर हमने चर्चा की राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर। तो सबसे पहले मत देते हैं हमारे कर्नल जेम्स टोड और इनके समर्थन में आते हैं मनोत नैण सिंह और एक और आते हैं पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की रचना है। चौहान राजवंश पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको। तो साथियों इनके अनुसार जो ये राठौड़ है इनकी उत्पत्ति कन्नौज यूपी से है, गढ़वाल वंश से। फिर अगला मत देते हैं हमारे गोपीनाथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी भारत कर्नाटक से है, राष्ट्रकूट वंश से। फिर साथियों हमने इन दोनों मत की चर्चा की थी कि पहले भारत में किसका शासन हुआ करता था, ये राठौड़ जो राष्ट्रकूट वंश से इनकी उत्पत्ति क्यों मानी गई है और ये कन्नौज गढ़वाल से क्यों मानी गई है। तो हमने जहां तक देखा वहां तक ये दोनों ही मत सही है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो राष्ट्रकूट वंश से भी मानी गई है और गढ़वाल वंश से भी मानी गई है। क्योंकि जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे परिवार सहित कन्नौज के अंदर गढ़वाल गांव में रहने लग गए थे और यही गढ़वाल वंश कहलाया। और इसी गढ़वाल वंश का एक जयचंद शासक था, उसका वंशज था सेतराम और सेतराम का 51वां पुत्र था सिहा जो राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है मारवाड़ के अंदर। फिर साथियों हमने बात की कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो राठौड़ है वो सूर्यवंशी थे और जो गोपी शंकर ओझा है उसके अनुसार जो राठौड़ है वो बदायूं के राठौड़ों की वंशज थे और इनको चंद्रवंशी मानते हैं। फिर भाटोर चारणों के अनुसार हिरण्यकश्यप की संतानी है। फिर मारवाड़ के ताम्र पत्रों के अनुसार ये चंद्रवंशी हैं। फिर इनकी उपाधि मिलती है एक हमें राठौड़ों की कमदज और जो राठौड़ हैं वो खुद को सूर्यवंशी मानते हैं।
फिर साथियों हमने बात की रावसिया की, तो रावसिया वो 1240 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से यहाँ मारवाड़ में आता है और राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी है वो खेड़ बाड़मेर को बनाया। फिर साथियों सिंध आक्रमणकारी मारूलाखा को पराजित करके सोलंकियों की राजकुमारी थी पार्वती देवी उससे विवाह करता है और ये संस्थापक राठौड़ों का संस्थापक है, आदि पुरुष मूल पुरुष है। फिर 1273 ईस्वी में बिट्ठू पाली के अंदर मुस्लिमों के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है और यहीं पे रावसिया की छतरी है बिट्ठू पाली के अंदर ही। फिर अगला शासक आता है हमारे रावासनाथ। रावासनाथ की कोई विशेष खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन 1291 और 92 ईस्वी में मुस्लिमों के विरुद्ध पाली की सहायता करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो साथियों अब आगे की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।